ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम हैं महाकौशल के सबसे मशहूर शहर, सबसे बड़े शहर जबलपुर में। और अगर हम विकास की बात करते हैं तो सबसे जो जरूरी बात उसमें निकल कर आती है वो उस शहर की कहानी से जुड़ी होती है। जबलपुर की कहानी बहुत अजीबोगरीब रही है। एक वक्त था जब जबलपुर मध्य प्रदेश के सबसे अहम शहरों में गिना जाता था। हालांकि ये राजधानी नहीं बना, लेकिन उसके बावजूद जब दोबारा से भारत को एक तरक्की की नई राह पर ले जाने की बात हुई, स्मार्ट सिटीज बनाने की बात हुई, तब जबलपुर की कहानी में बड़ा दिलचस्प एक मोड़ आ गया। और वो मोड़ ये था कि 20 शहरों की जब सूची बनी तो 7वें शहर पर जबलपुर खड़ा था। एमपी का सबसे अगला अग्रणी क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं, और भोपाल, इंदौर जैसे इलाकों को पीछे छोड़कर ये शहर यहां तक पहुंचा। विकास के रास्ते पर ये चल पड़ा है, लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आगे बढ़ने की राह कैसे तय होगी, इस पर चर्चा करने के लिए एक अच्छा खासा पैनल हम लोगों ने यहाँ पर जुटाया है। इस शहर से जुड़े लोग, शहर के विकास से जुड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे आपका मैं परिचय एक एक करके करा देती हूँ। हमारे साथ अशोक रूहानी जी हैं, जो कि एमएलए हैं जबलपुर से। साथ ही साथ हमारे साथ रंजीत जैन जी हैं, चेयरमैन है ज्ञान गंगा ग्रुप के। सुरेश परवानी जी हैं, चेयरमैन परवानी ग्रुप। और साथ ही साथ पीडी व्यास जी हैं, जो कि हार्मनी एसीसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआत जब हम विकास की करते हैं तो वो राजनीति से जुड़ जाती है रूहानी जी, तो शुरुआत मुझे आप ही से करनी पड़ेगी। बातें बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जबलपुर बड़ी तेजी से तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा है। लेकिन अगर हम एक बड़ा पैमाना उठाकर देखें, इंडस्ट्री, तो वो वहां पर नहीं खड़ी है जहां होना चाहिए था। नया इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वास्तव में जबलपुर के साथ बहुत उपेक्षा हुई है। पिछले 50-60 सालों में जबलपुर ने राजनीतिक दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से उपेक्षा का दंश झेला है। और जब बहुत ज्यादा उपेक्षा होती है और फिर शहर में वो देश के सर्वोच्च 7वें स्थान पर स्मार्ट सिटी के लिए आता है, तो निश्चित रूप से एक उम्मीद जगती है। विकास क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व का अभाव, जहां संयुक्त प्रयासों का अभाव, कनेक्टिविटी, उद्योगों के लिए जो कनेक्टिविटी होना चाहिए थी, हवाई सेवा मार्ग की, रेल सेवा मार्ग की, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। और जब 7वें स्थान पर स्मार्ट सिटी जबलपुर में आती है तो शहर तो खुश है ही, राजनीतिक दृष्टि से भी, उद्योग की दृष्टि से भी बहुत सारी। लेकिन उद्योग जो हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कई उपेक्षाओं की बात की कि बहुत कुछ है जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, लेकिन अब जबकि वो मिलने की तैयारी हो चुकी है, तब भी इंडस्ट्री में क्या वो कॉन्फिडेंस, क्या उनके अंदर वो अब हिम्मत है आगे बढ़ने की? ये हम इंडस्ट्री का व्यू पे लेना चाहते हैं। रंजीत जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो इंडस्ट्री है, उद्योग है इस इलाके में, जैसे कुछ बड़े उद्योगों को हम ले लें, अगर हम ऑर्डिनेंस के उद्योग को ले लें या फिर हम गारमेंट फैक्ट्री उद्योग को ले लें, उसके बारे में हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। लेकिन उद्योग इन 2-3 चीजों के अलावा और कृषि के अलावा आगे बढ़ ही नहीं पाया। ऐसा क्यों है? क्यों यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट डरता है ज्यादा पैसा लगाने में? देखिए, जहां तक स्मार्ट सिटी की बात है, जैसे स्मार्ट सिटी चाहिए हमको, वैसे स्मार्ट इंडस्ट्रीज भी जरूरी है। स्मार्ट इंडस्ट्रीज के लिए भी गवर्नमेंट को एक प्रपोजल लेके आना चाहिए, जिससे जो हमारे लघु उद्योग है, मीडियम उद्योग है, वो आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं कि यहाँ पे संसाधनों की कमी है। रिच मिनरल एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं। अगर फूड इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो फूड इंडस्ट्रीज में हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर्स हैं वो किसी और दूसरे प्रदेश में नहीं होते हैं। और उसके बावजूद भी यह हो सकता है, मैं आपको ये कह सकता हूं कि सही तरीके से राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिलने के कारण और लोगों के जागृत नहीं होने के कारण इंडस्ट्रीज को जो अभाव है वो मिल रहा है। आप परवानी जी इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक सपोर्ट की, राजनीतिक जो एक सहारे की जरूरत होती है वो नहीं मिला है, जिस वजह से इंडस्ट्री भुगत रही है इस बात का खामियाजा? जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। जो राजनीति अगर चाहे, राजनीतिक चाहे, सरकार चाहे, तो हमको यहाँ पर लघु उद्योग स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े बड़े लघु उद्योगपति आने के लिए तैयार हैं। कनेक्टिविटी नहीं है, रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं है, एयर कनेक्टिविटी नहीं है, उनको यहाँ सुविधाएं नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है।
कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रॉपर उनको मिल नहीं रहा है। और इन सब चीजों को अगर सरकार मेहनत करके दूर करती है, अगर अच्छी मेहनत करके दूर करती है, तो कोई शक नहीं है कि हमारी जो स्मार्ट सिटी की योजनाएं हैं सफल न हो, बिल्कुल सफल मैं हो। व्यास जी आपके ऊपर वापस लौटूंगी, लेकिन क्योंकि इतने आरोप रोहानी जी लग चुके हैं राजनीतिक पॉलिटिकल विल की कमी को लेकर, कि आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि 60 आप कह रहे हैं कि 50-60 साल से क्षेत्र को वो तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि आज 50-60 साल बाद भी अगर इंडस्ट्री के 2 नुमाइंदे यहां बैठकर बिजली न होने की बात कर रहे हैं, सड़क न होने की बात कर रहे हैं, पानी न होने की बात कर रहे हैं, फिर ये तो कहीं अंदर झांक के देखने की जरूरत है, कमी कहां पर है और क्यों अभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मुहैया हो पा रहा है जिसकी जरूरत है। मैं पिछली सरकारों की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार ने इसके तरफ बहुत कदम उठाए जो राज्य सरकार को भी अच्छा खासा वक्त मिला है, ऐसी बात नहीं है कि राज्य मेरे सरकार को वक्त नहीं मेरे को मिला। अपनी बात करने दें। जी, आधारताल और रिसाई इंडस्ट्रियल एस्टेट माना जाता था। कोई वहां इंडस्ट्री लगाने के लिए पिछले 10 साल के पहले की बात में कोई लगाता नहीं था। आज वहां जमीन उपलब्ध नहीं है। हम नई इंडस्ट्री लगाने के लिए अब जमीन की तलाश कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रयास है पिछले 10 सालों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा ये कहना है कि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए सिर्फ शासन की जिम्मेदारी या जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं है, उस उद्योगपति की भी जिम्मेदारी है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और एक शहर में रहने वाले नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे हम लघु उद्योग को और बड़े उद्योगों को लाने का कैसे प्रयास करें। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होना चाहिए और संयुक्त प्रयास होने से ही किसी शहर का भला होता है। हम इंदौर और भोपाल की बात करें तो जब किसी बड़ी चीज लाने की बात होती है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कौन बड़ा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, शहर बड़ा है यह महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे लिए शहर लेकिन जिस तरह से बड़ा हो सकता था विकास, वो उतना बड़ा नहीं हो पा रहा। व्यास जी हमारे साथ यहाँ पर हैं और दिलचस्प बात यह है कि आप नागपुर से गहरा ताल्लुक रखते हैं, तो शायद आप हमको 2 शहरों के बीच का फर्क बता सकें बिजनेस करने के तरीके में। मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में उद्योजकता में वृद्धि हुई है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का भी काफी पॉजिटिव एटीट्यूड है पिछले कुछ वर्षों की अगर बात करूं तो। उसके पहले का मुझे बहुत संज्ञान में मेरे नहीं है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ऑफ कोर्स जैसा कि साहब ने बताया, कि व्यक्ति की इच्छा होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसके लिए स्मार्ट एजुकेशन वो बहुत मस्ट है। दूसरा सबसे बड़ी बाधा मुझे लगता है वो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब तक कि 7-8% में लघु उद्योग के लिए नहीं आते हैं उस समय तक बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना किसी भी इंडस्ट्री के लिए। मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी के लिए की अगर अपन बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पैसा केवल 2 ही जगह पैदा होता है, वो है खेती और इंडस्ट्री। मुझे लगता है कि स्मार्ट किसान और स्मार्ट इंडस्ट्री ये आधारशिला होनी चाहिए स्मार्ट सिटी के लिए, उसके बाद ही स्मार्ट सिटी की परिकल्पना साकार हो सकती है। चलिए, क्योंकि हम एक चर्चा और करेंगे जिसमें कि एमएसएमई की बात हम विस्तार से करेंगे, एग्रीकल्चर की बात भी हम उसमें विस्तार से करेंगे, लेकिन अगर मैं ईज ऑफ बिजनेस की बात आपसे करूं परवानी जी की सिंगल विंडो क्लियरेंस है, या फिर अगर कोई उद्योगपति या तो नया उद्योग लगा रहा है या पैसा डालने की सोच रहा है या उद्योग को बढ़ाने की बात सोच रहा है, वो उसके लिए कितना आसान होता है इस अभी आज की डेट में? आपने बिल्कुल कमजोर नस पकड़ी है उद्योगपति की। सिंगल विंडो सिस्टम्स अगर हमें मिल जाते हैं, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। आज तो अभी जो क्लियरेंस का सिस्टम है वो कैसे होता है? अभी कितने मैं ये कहूँ बैरियर्स हैं जो आपको क्रॉस करके जाने पड़ते हैं? अनकाउंटेड बैरियर्स है, कुछ पता नहीं चलता। आज कोई पेपर कहाँ सबमिट किया जाता है, कब क्लियर होगा, कितने ड्यूरेशन में, कितने टाइम पे होगा, कुछ पता नहीं है। कभी कभी उद्योग लगाने से पहले ही आदमी टूट जाता है, बोलता है छोड़ो ये उद्योग लगाओ नहीं यहाँ पर। और सवाल ये उठता है कि अगर उद्योग को डेवलपमेंट करना है तो उद्योग का जो प्लेटफॉर्म है उसको बहुत ही अच्छी तरह बनाना पड़ेगा। हमारे रोहानी जी ने कहा कि भाई रिछाई में जमीन अब अवेलेबल नहीं है। अब हमारा कहना यह है कि आज मंडीरी एक इतना बड़ा उद्योग बेल्ट है, वहां पर पानी नहीं है। अब इसमें आदमी क्या करेगा? सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी। एक इंडस्ट्रियलिस्ट पानी नहीं ला सकेगा वहां पर, उसको मेहनत तो वो करनी पड़ेगी, सरकार को करनी पड़ेगी। और फिर अगर सरकार स्मार्ट सिटी की तरफ जा रही है, खुशी की बात है, तो खुशी की बात है, परंतु सवाल ये उठता है कि पैसा कहां से आएगा?
अगर अभी अभी मैंने सुना है कि भाई कुछ लोग घबराए हुए हैं कि स्मार्ट सिटी बन रही है तो उनको जलकर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, सब घबराहट चल रही है। वो बोले यार इससे तो स्मार्ट सिटी न बने तो अच्छा है। तो कम से कम स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमारे जो अंदर जज्बा पैदा हुआ, बहुत खूबसूरत जज्बा पैदा हुआ है। और एक कहावत भी है कि अगर इंसान चाहे तो कयामत तक मदद मिल जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा और इंसान को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, हमको भी आगे। स्मार्ट सिटी को लेके बहुत सारे स्मार्ट सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। स्मार्ट हमें भी मैं होना आपको पड़ेगा। एक और बात बता दूं कि हम स्मार्ट सिटी की बात भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और स्मार्ट सिटीज पर हम अलग से भी एक और पैनल डिस्कशन करेंगे। अभी हम स्मार्ट सिटी से थोड़ा पहले के कदम पर हैं कि एक विस्तृत तौर पर, वृहद तौर पर अगर हम देखें तो शहर का विकास, ताकि फिर वो आगे बढ़ के उस स्मार्ट सिटी के पायदान पे जाके खड़ा हो। लेकिन उसी विकास पर आपने इतने सारे सवाल उठा दिए हैं, पानी जैसी एक महत्वपूर्ण चीज पर सवाल उठाया है, और घूम के तो सवाल आप ही पर आएगा। निश्चित रूप से, और मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूं। मनेरी में इंडस्ट्री लगाने के लिए जब रिसाई में जमीन खत्म हो गई तो लोगों ने आगे कदम बढ़ाया है और आने वाले समय में उसकी पूरा प्रपोजल राज्य सरकार के पास है। गौर नदी वहां पास पड़ती है, बहुत जल्दी गौर नदी से वहां पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाए। मैं आपसे ना आपको रोहानी जी इसलिए रोक रही हूं क्योंकि प्रपोजल बहुत सारे हैं जो कि बस्तों में पड़े हैं, वो बस्ते ठंडे हैं अगर हम ये तो आप बता पाएंगे। लेकिन चाहे देखिए मेट्रो से लेकर क्लस्टर बनाने की बात तक कई प्रपोजल्स हैं। अगर आज आप यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि एक प्रपोजल तैयार है, मैं चाहूंगी कि आप जबलपुर की जनता के सामने, इंडस्ट्री के नुमाइंदों के सामने हमें एक समय सीमा बताएं कि कब तक कौन सा प्रोजेक्ट कहां पहुंचेगा, पानी अगर आएगा तो कब आएगा, किस दिन वो डॉक्यूमेंट साइन हो जाएगा और किस दिन परियोजना पे काम शुरू हो जाएगा। मैं पिछले 50 सालों की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले आने वाले 10 सालों की बात कर रहा हूं। जितना विकास, जितना डेवलपमेंट, जितनी इंडस्ट्री, जितने लोगों ने, उद्योगपतियों ने जबलपुर में रुचि दिखाई है, ये पिछले 10 सालों में दिखाई है। पिछले 50 सालों में तो किसी ने रुचि भी नहीं ली, जबलपुर की तरफ तो झांक कर नहीं देखा। और आज अगर हम बात कर रहे हैं पानी की, तो हमारी सरकार बात कर रही है, पिछले 50 सालों में तो मनेरी की तरफ एक इंडस्ट्री भी नहीं लगती थी। तो आज अगर कहीं उम्मीद जगी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ उम्मीद जगी है। मैं उसी उम्मीद को आपको एक टाइमलाइन देने की बात नहीं, टाइमलाइन तो जो उसके मंत्री होंगे उनसे हम बात करके वो करेंगे, लेकिन मैं किसी ऐसे कोई पोर्टफोलियो में नहीं हो कि मैं यहाँ पे आपको समय सीमा बताऊं। जनता के नुमाइंदे हैं और निश्चित रूप से कई बार वहाँ पे मनेरी में निरीक्षण हो चुके हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको यह सुनने को मिलेगा कि मनेरी में शानदार उद्योग लगेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात, अपनी पीड़ा भी व्यक्त करना चाहता हूँ। जरूर जरूर, ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए। पिछले 8 सालों पहले इस जबलपुर को सी ग्रेड सिटी घोषित करने के लिए उद्योग की दृष्टि से सब टैक्स फ्री, और इसके लिए हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहानी जी ने प्रस्ताव रखा और उसको सी ग्रेड का लाके जबलपुर में यहाँ प्रस्ताव लगा। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि उद्योगपतियों ने सिर्फ 2 उद्योग लगाए। इसको अवसर को झपटना था उद्योगपतियों को। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इतना अच्छा अवसर मिला था कि पूरी टैक्स से हम 3 साल के लिए मुक्त होते और उद्योगों को बढ़ावा मिलता, बहुत सारे रोजगार मिलते। मैं ये बात इसलिए रख रहा हूं कि सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। किसी हर चीज के लिए सरकार को जो दोषी ठहराया जाता है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। हम सबकी, एक छोटे से नागरिक की भी उतनी जिम्मेदारी है जो पद के हिसाब से अपनी अपनी जिम्मेदारी का महत्व नहीं समझेंगे तो जबलपुर शहर का विकास नहीं होगा। अभी पिछले 50 सालों से यही हुआ है, लेकिन अब आने वाले 10 साल में ये उम्मीद जगी है कि अब जबलपुर शहर एक नया स्वरूप लेगा। ऐसे ही चर्चाएं और ऐसे जब आपस में संवाद होंगे तो निश्चित रूप से आने वाले 5-7 सालों में जबलपुर शहर की तस्वीर बदलेगी। उद्योग की दृष्टि से पर्यटन की संभावनाएं यहाँ पे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बड़ी सफाई से आपने गेंद डाली है उद्योग के पाले में। अब उद्योगपति इस गेंद को कैसे खेलेंगे, चौका छक्का या फिर सीधे क्लीन बोल्ड, ये थोड़ा सा वक्त हम इनको दे देते हैं, थोड़ी रियायत दे देते हैं, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। मगर ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सवाल ये उद्योग के लिए होगा कि क्यों जब अवसर आया तब उस अवसर को हाथ बढ़ाकर लपका नहीं गया। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया जबलपुर।
फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया जबलपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और चर्चा हम इस बात की कर रहे थे कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, राज्य को तरक्की की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ब्रेक लिया था तो एक आरोप के साथ लिया था और दिलचस्प बात यह है कि आरोप इस बार राजनीतिक पलड़े से आया था और ये आरोप लगा था इंडस्ट्री के ऊपर। जब मौका मिला तो मौके का फायदा नहीं उठाया, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि मौके का फायदा नहीं उठाया गया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी, जैसे इसके पहले हमारे रोहानी जी ने खुद बताया कि हमारे रिक्शा इंडस्ट्रियल एरिया, आधार इंडस्ट्रियल एरिया पूरे तरह से वहां पे अभी कोई जमीन नहीं है, तो कोई दूसरा नया इंडस्ट्रियल एरिया क्यों नहीं डेवलप किया गया? क्या इतना सफिशिएंट था हमारे जबलपुर के लिए? अब कोई नया उद्योग लगाना चाहता है तो उसके लिए जगह नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है। जैसे मंडीर की बात परवानी जी ने बताई और दूसरे जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए गए हैं वहां पे पूरी सुविधाएं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो हम नई इंडस्ट्री के बारे में बात कैसे कर सकते हैं? मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, जब हम सुविधाओं के अभाव की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें, क्या आप हमको बता सकते हैं कि बिजली अगर मिलती है तो कितनी मिलती है, किस रेट पर मिलती है, साथ ही साथ सड़कों की कनेक्टिविटी का क्या हाल है, और पानी की सुविधा तो जैसे कि आप बता ही रहे थे कि बड़ी दिक्कत होती है। नहीं, जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप्ड है वहां पे बिजली प्राप्त मिल रही है, पानी की सुविधा वहां पे है, लेकिन जो नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट करने वाली बात है वहां पे लोगों ने इंडस्ट्रीज लगाई हुई है और लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक वहां पे बिजली नहीं मिल पाई है, पानी नहीं मिल पाई है, सड़क नहीं मिल पाया है। और यहां से जबलपुर से आसपास के जितने क्षेत्र हैं कहीं पर भी जाने के लिए कोई भी रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, सारी रोडें खराब हो चुकी हैं और उसकी ठीक से मेंटेनेंस नहीं हो पा रही। रोहन, मनेरी के अलावा जबलपुर में मिनरल्स इंडस्ट्रीज, स्टील उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हरगढ़ में सिहोरा के पास इंडस्ट्रीज के लिए डेवलपमेंट किया गया है। वहां भी जितना उत्साह होना चाहिए था उतना उत्साह नहीं है। चरगवा के पास फूड जोन बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं, वहां पे भी लोगों ने जिस तरीके से उसको उद्योगपतियों को खरीदना चाहिए था उतना उत्साहजनक नहीं है। मेरा ये कहना है कि सरकार के साथ साथ हम सबको, उद्योगपतियों को, सबको मिलकर जो सरकार सुविधाएं नहीं दे रही है उसके लिए अप्रोच करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सरकार तैयार बैठी है, इसके लिए अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं और संयुक्त प्रयासों से मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आरोप, आपका अधिकार है हमारे ऊपर, हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी भी है। लेकिन अगर जो एक बात उठा रहे हैं रानी जी, क्या वाकई एक डायलॉग की, संवाद की उद्योग के बीच में और सरकार के बीच में कमी है? और अगर ये संवाद नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, जहां तक उद्योगपति की बात है, जो मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि भाई उद्योगपति मौके का फायदा नहीं उठाता, उद्योगपति को मौका मिले तो मौके का फायदा न उठाए तो वो उद्योगपति नहीं कहलाया जाता। मेरा कहना यह है, उद्योगपति फ्यूचर भी देखता है, प्रेजेंट भी देखता है कि भाई उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर उसको सुविधाएं नहीं मिली है तो वो अपना कदम पीछे उठाएगा जी। अब इसमें डायलॉग भी आते हैं और बहुत सारी चीजें आती, सरकार की तरफ से उसको क्या इन्विटेशन मिलता है। ऑब्वियसली इन्होंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसमें काउंट करता, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए है, जबलपुर के लिए नहीं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कितनी ट्रीटी साइन हुई है। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कई उद्योगपतियों को बुलाया है और कई बार एग्रीमेंट साइन हुए हैं, पर मुझे नहीं दिखा कि कोई उद्योगपति वहां से लौट के आया यहाँ पर जी। कई सालों से देख रहा हूँ, कई महीनों से देख रहा हूँ जी। एक आंकड़ा है मेरे पास, 2008 की शायद ये बात है जब इन्वेस्टर्स मीट हुई थी और 100 से ज्यादा एमओयूज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए थे। उनमें से 100 में से एक का भी कुछ पता नहीं है क्या? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब 100 आप बता रही हैं, आपके पास रिकॉर्ड है, उसके बाद एक भी उद्योगपति नहीं आया तो उसको मौका नहीं मिला। आप जो कह रहे हैं मौके को मिलना और उसको तुरंत इनकैश कराना, उद्योगपति सामने नहीं आए हैं। मेरा कहना है कि क्योंकि ये चिंता की बात वाकई है कि इतने साल पहले जब इस तरह की बातें हो रही थी कि नया इन्वेस्टमेंट आएगा, नए लोग आएंगे और इतने सारे आपके एग्रीमेंट्स हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं आया तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट तो सिर्फ नहीं हो सकता, सिर्फ इंटरेस्ट की कमी थी और लोगों का मन बदल गया। कहीं ना कहीं बात दोनों तरफ से आगे नहीं बढ़ी होगी ना। आपके पास जो आंकड़े हैं उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निराशाजनक स्थिति है, बहुत सारे उसमें
उद्योग छोटे मोटे लगे भी, बड़े भी लगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कौन कौन से उद्योग लगे, हरगढ़ में उनकी जो स्थिति क्या है? इंडस्ट्री में अच्छे उद्योग चल रहे हैं, हरगढ़ में भी लगे हैं और रिछाई में भी उद्योग लगे हैं। ये नहीं बिल्कुल नकारा जा सकता कि बिल्कुल नहीं लगे हैं। बाकी के उद्योगों के लिए भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। तो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं आप, रेल सड़क की बात कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे जैसे डुमना के लिए 400 करोड़ रुपए बन आया, निश्चित रूप से यहाँ पे हवाई सेवा सुचारू रूप से चलेगी तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एक बहुत बड़ी योजना रुकी हुई थी यहाँ से सीधे साउथ को की दूरी को कम करने के लिए, ब्रॉड गेज वाली, उसमें लगातार पैसा केंद्र शासन, जब भारतीय जनता पार्टी 2 साल पहले आई तब से उसमें पैसा आना शुरू हुआ। शानदार कार्य। अब हम सुकरी तक तो अब वहां पे रेल चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन से भी फर्क आता है। केंद्र सरकार से पहले ऊंट के मुंह में जीरा 10 करोड़ 20 करोड़ हर बजट में दिया जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब 300 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए एक साथ ब्रॉडगेज के लिए आता है। तो जब हम साउथ की कनेक्टिविटी दूरी को कम करेंगे, हम इटारसी से घूम के जाते हैं, जब साउथ की हमारी 200 किलोमीटर की दूरी कम होगी तो निश्चित रूप से जबलपुर का डेवलपमेंट बढ़ेगा। साउथ की कनेक्टिविटी को लेके काफी चिंता बहुत पहले से मौजूद थी, लेकिन नागपुर की अगर हम बात करें, हुआ तो अभी चिंता पहले की जाती थी, चिंता ही की जाती थी। ऊँट के मुंह में जीरा था, अब जीरे की जगह पूरी पूरा आ गया, भूसे की बोरी है। और बहुत जल्दी हम वहाँ ब्रॉडगेज जब वो शुरू होगा तो साउथ की कनेक्टिविटी यहाँ से बढ़ेगी। हवाई सेवा पहले नहीं थी, अब हवाई सेवा धीरे धीरे बढ़ रही है। हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, इससे निश्चित रूप से उद्योगों में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गति से संवाद की बातें हो रही हैं, आप जैसे चैनल जब संवाद की बातें करेंगे, ऐसे अब जबलपुर की तरफ आपका ध्यान जब केंद्रित हो गया तो निश्चित रूप से सरकारों का भी ध्यान केंद्रित होगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं। व्यास साहब, कनेक्टिविटी की यहाँ पे बात हो रही है और शायद ये पर्सपेक्टिव आप हमें दे सकते हैं कि कनेक्टिविटी होने से कितना ज्यादा फर्क एक उद्योग पे पड़ जाता है। नहीं, निश्चित तौर पर फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन मैं गवर्नमेंट के बचाव नहीं, लेकिन एक जनरल बात बोलना चाहता हूं कि उद्योजक वो होता है जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो परफॉर्म करता है। अभी महाराष्ट्र की बात करें या एमपी की या फॉर दैट मैटर किसी भी स्टेट की, हर जगह तकलीफ है। और मुझे लगता है कि उद्योजकों ने केवल गवर्नमेंट से उम्मीद करने के बदले अगर खुद भी कुछ करते हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट शुड बी बोनस। लेकिन अगर उद्योगपति बात करके गवर्नमेंट उसको सब कुछ करके देंगी, कुछ चीजें उसके हाथ में नहीं होती, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ वंस गेट गोइंग। मुझे लगता है कि उद्योजक में इतना मादा होना चाहिए कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो अगर परफॉर्म करे तभी उसकी सच्ची विजय। चलिए, हम बार बार इंडस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन अगर जबलपुर की हम जनता की बात करें, जबलपुर के लोगों को देखें, तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी का भी है। और वो भी कहीं ना कहीं उद्योग से सीधे जुड़ जाता है, क्योंकि अगर काम नहीं है तो फिर आदमी नौकरी कैसे करेगा। तो इस समस्या को एड्रेस करने के लिए और साथ ही साथ कौशल विकास जैसे मुद्दों को एड्रेस करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, जबलपुर में गवर्नमेंट की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जीसीएफ फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, सीओडी, जीआईएफ। आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि डिफेंस क्लस्टर बनाने की बात हुई थी, 2 बार वादे हो चुके हैं, खुद प्रधानमंत्री ने कहा, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर भी खुद आए, लेकिन उसमें काम कहाँ तक आगे बढ़ा? क्योंकि ऑर्डिनेंस एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जबलपुर की उद्योगों की कहानी में। निश्चित रूप से उसके लिए पिछले 2 सालों से जो प्रयास हो रहे हैं, अभी जो हमारे रक्षा मंत्री जी आए थे उनने भी डिफेंस क्लस्टर के बनाने के लिए और जबलपुर में जो इंडस्ट्री हैं उनसे 60% कम से कम वो लघु उद्योगों से हमारी ये फैक्ट्रियां सामान खरीदें, तो निश्चित रूप से रोजगार की बहुत सारी संभावना है। और आने वाले समय में आपको ये सुनने मिलेगा कि जबलपुर में छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं जो बंद पड़े हुए हैं, वो आने वाले समय में सुचारू रूप से चलेंगे। और ऑर्डिनेंस, वीएफजे, जीसीएफ, ये छोटे छोटे जो सामान बाहर से मंगाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश के आधारताल और रिछाई इंडस्ट्री से खरीदे जाएंगे। ये आपको आने वाले समय। डिफेंस क्लस्टर की जो योजना है, जो पूरी स्कीम है, वो कहां तक पहुंची है? आगे चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी रक्षा मंत्री जी से जब बात हुई तो उसमें उन्होंने हम सबको वहां दिल्ली बुलाया है, उद्योगपतियों को और हम सब जनप्रतिनिधियों को बैठ के, अधिकारियों के सामने बैठ के इस पे डिसीजन होगा। हम रक्षा मंत्री जी से मिले थे इस विषय पर
और उन्हें बिल्कुल इसमें जबलपुर में संभावनाएं व्यक्त की इस बात की कि डिफेंस क्लस्टर पे काम किया जा सकता है। जी साथ ही साथ अगर हम एक डिफेंस क्योंकि एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री के तौर पे यहाँ देख रहे हैं, बीच में इस तरह की बातें भी आई थी कि कई बार सब स्टैंडर्ड सामान का यहाँ पर निर्माण हो रहा था, उसकी क्वालिटी को लेकर चिंता की बात उठी थी। उस पर ध्यान क्या दिया जा रहा है और किस तरह से उसको रेगुलेट किया जा रहा है? निश्चित रूप से रक्षा मंत्री जी और उनके साथ जो अधिकारी आए थे इस पर बात की थी कि आप अपनी क्वालिटी कंट्रोल करिए और हम आने वाले समय में जो क्वालिटी हम बाहर से सामान मंगाते हैं उस क्वालिटी का आप सामान यहाँ बनाइए और हम आने वाले समय में 60% सामग्री खरीदने की आपसे वादा करते हैं। ये रक्षा मंत्री जी यहाँ पर कह के गए थे और रोजगार की भी बात हुई थी उसमें जो इंडस्ट्री है जो लगेंगी, जहां बाहर से इंडस्ट्री लगेंगी आकर लगेंगे, उनमें भी मध्य प्रदेश के युवाओं को 60% रोजगार दिया जाए, इस पर भी बात हुई। जी आप कुछ इस पर कहना चाहते थे? मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल वाली बात जी, हम इंडस्ट्री की तरफ से एश्योरेंस करते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे या डिफेंस में देंगे, हमें भी मालूम है कि डिफेंस में जो भी प्रोडक्ट देने हैं वो क्वालिटी वाले होने जरूरी है। तो हम लोग को एश्योर करते हैं कि हम लोग अगर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे और उससे हम लोग को देना पड़ेगा तो पूरी क्वालिटी का रहेगा, उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जी चलिए, एक बड़ी पॉजिटिव आपने बात कही। इसी पॉजिटिव नोट पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात हो रही है जबलपुर की विकास की कहानी की, और इस कहानी में कौन कौन से मोड़ आ रहे हैं, मोड़ पर कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, ये सब चर्चा हमारे साथ हमारे जो पैनल मौजूद है वो हमारे साथ लगातार कर रहा है। एक निर्माण का जो सेक्टर होता है, कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस होता है, वो भी विकास की कहानी में बड़ा महत्वपूर्ण उसका एक रोल हो जाता है और साथ ही साथ एक बड़ी भागीदारी भी होती है। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखें परवानी जी, तो पूरे देश में इस वक्त एक मंदी का दौर है, तो जाहिर तौर पर सीधे सीधे उस सेक्टर पर फर्क पड़ रहा है और उससे जुड़े तमाम और चीजों पर भी फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या आप लोगों के पास कोई कुशन है या उसको दोबारा तेजी देने के लिए कोई योजना है? देखिए, ऐसा है, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट पूरे इंडिया में थोड़ा पुअर परफॉर्म कर रहा है, परंतु जबलपुर में उसका इतना ज्यादा असर इसलिए नहीं आता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा यूनिट्स पहले तैयार नहीं थे। बिल्डर्स अभी स्मार्ट सिटी बन रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पर थोड़ा सा सरकार को फिर से मैं कहूंगा कि यहाँ सपोर्ट की जरूरत है। सरकार को चाहिए स्टैम्प ड्यूटीज जो कलेक्टर ये रेट है, गाइडलाइन है, उसको कंट्रोल करे। ये नहीं हर साल बढ़ाना शुरू कर दिया जाए, तो उसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली एंड यूजर्स के ऊपर उसका असर पड़ जाता है। नेक्स्ट, मैं अभी गुजरात में मैं देखता हूं तो जहां पर कोई बेल्ट तैयार किया जाता है, ओपन किया जाता है सेल के लिए, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले पहुंच जाता है, सड़कें पहुंच गई, बिजली पहुंच गई, सब कुछ हो गया। देन वो बेल्ट जो है बिल्डर के पास पहुंचता है और बिल्डर उसको डेवलप करके बेचता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कोई एक आदमी यहां से 15 किलोमीटर दूर पे एक लैंड ले लेता है, बनाना शुरू कर देता है, उसके पास अप्रोच नहीं है, बिजली नहीं है, तो वहां पर उसको ये फेस करते हैं, तो हम कहते हैं मद्दी है, वहां मद्दी नहीं है। अगर आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मिल जाता है, डेवलपमेंट अच्छी साथ ही साथ जो जरूरतें होती हैं, जैसे जमीन का अधिग्रहण खरीदना है, जमीन खरीदना है, कन्वर्जन होना है लैंड का, तो वो सारी चीजें, तो इनमें टाइम लगता है। ये टाइम को भी मिनिमाइज करना पड़ेगा। जो हमारी आपकी पहले बात हुई थी कि कितने हर्डल्स हैं, हर्डल्स यही हैं। अगर आप एक लैंड खरीद के उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग करके फ्लोर में लाने में आपको 3 साल लग गए, 2 साल लग गए, तो इट्स नॉट ए वेरी गुड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। उसको 6 महीने के अंदर, जैसे सिंगल विंडो की बात चली थी, सारे क्लियरेंसेस मिल जाने चाहिए। सारे क्लियरेंस न मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। जी, लेकिन मंदी चाहे किसी भी उद्योग के ऊपर आए, उसका असर कहीं ना कहीं आपके रेवेन्यू कलेक्शन पे भी पड़ता है और विकास पे भी पड़ता है। तो अब चूंकि कंस्ट्रक्शन में मंदी है, तो आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम से लेके आयरन ओर तक की जो तमाम जो मिनरल्स हैं, उनका भी उसमें भी एक मंदी का दौर आ जाता है। तब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए या कोई बचाव का रास्ता देने के लिए क्या कोई योजना है? जबलपुर में रियल एस्टेट में जो मंदी आई है, तेजी से आर्टिफिशियल रेट बढ़े, एक्चुअल जो यूजर है
वो आज भी अपना मकान अपनी कीमत पर लेने के लिए तैयार है। लेकिन पूरे देश में चूंकि रियल एस्टेट में एकदम से तेजी आई, तो एकदम से जो उफान आया वो एक्चुअल में वो आर्टिफिशियल था। वास्तविकता यह है कि जिसकी जितनी जरूरत है, आज भी रेलवे का कर्मचारी रिटायर होने के बाद यहीं बसना चाहता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर होने के बाद यहीं बसना चाहता है। बहुत सारे यूजर हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसकी कीमत पर, उसके रेट पर, उसके बजट पर उसको सही चीज मिल जाए। मैं यहाँ पर आपसे सहमत हूँ रुहानी जी कि जो रियल एस्टेट का सेक्टर है या फिर जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ये आप सिर्फ जबलपुर की बात नहीं है, आप दिल्ली से लेकर पूरे इस इलाके तक कहीं भी देख लीजिए, वाकई एक आर्टिफिशियल उसमें उछाल था और बहुत ही अनरियलिस्टिक दाम चार्ज भी। 12 लाख का मकान अगर आप 24 लाख में बेचेंगे तो शायद फिर एक ना एक दिन ये मंदी आनी लाजमी थी। तो वो भी तो एक चीज है ना कि कहीं ना कहीं वहां पर भी आपको एक रेगुलेशन की जरूरत है, और साथ ही साथ एक डिमांड सप्लाई का जो गैप है उसका भी तो असेसमेंट होना चाहिए कि आपको जरूरत 100 मकान की है और बन गए 3000 मकान, तो मंदी आएगी उसमें। निश्चित रूप से यही बात थी कि डिमांड और सप्लाई में सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम है। जबलपुर में मैं आज भी आपको इस बात से एश्योर कर रहा हूं कि जहां अच्छी लोकेशन, अच्छे मकान, आज भी लोग खरीदने को तैयार है। मैं ऐसी कोई मद्दी जबलपुर में नहीं मानता, क्योंकि इसलिए ये मद्दी दिखने लगी क्योंकि एकदम से तेजी से रियल एस्टेट पे सब लोग धंधा छोड़कर रियल एस्टेट पर लग गए, तो अब इसमें ब्रेक लग गया। तो जो आवश्यकता है, जैसे आपने डिमांड और सप्लाई की, उससे अगर अधिक सब लोग अगर उस बिजनेस में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से मद्दी आएगी। ये जो बात होती है ना कि चांदी काटने का जब टाइम आ जाता है, कि जब बूम आया तो फिर तो कहीं ना कहीं फिर एक सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत इंडस्ट्री को भी तो है। एक बात और बोलूंगा कि जबलपुर में इस तेजी के कारण जो रियल एस्टेट के छोटे छोटे बिल्डर्स ने जो डेवलपमेंट की बात की, छोटे छोटे डेवलपर्स ने कहीं पे भी 2 एकड़ जमीन लेकर बिना डेवलप किए, बिना कुछ पास करा के जमीन खरीदकर प्लाट बेचना चालू की। आज वो सब परेशानियां अल्टीमेटली जनप्रतिनिधि को और सरकार को झेलना पड़ रही हैं। बिल्कुल ये बात तो सही है, पर अब हमारा कहना यह है कि इसी को प्रॉपर वे से सही कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को, सरकार को, हमारी जबलपुर सरकार को एक प्रॉपर वे से इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करके दे और वो पॉकेट्स खोले जहां जहां पर बिल्डर को आके काम करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि स्मार्ट सिटी का जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। और लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया और फिर भी प्राइस इन्फ्लेटेड है तो उसमें भी तो इंडस्ट्री के ऊपर भी तो कहीं एक अंकुश की जरूरत आएगी। तब देखिए, प्राइस इन्फ्लेटेड अगर है तो प्राइस जो चांदी काटने की बात आपने कही है, वो आदमी जब एक बार गिरता है तो वो कब तक इस पर वो करेगा, ध्यान देगा। अल्टीमेटली जो ऐसा तो आपको लगता है कि जब मौका है उस वक्त जितना पैसा बन गया और ताकि मंदी आए तो उस टाइम आप सस्टेन कर सके। अब वो उसके बाद क्या हो रहा है कि छोटे बिल्डर अब हट गए हैं, सब उनके पास, उनको समझ में आ गई कि भाई ये सब आर्टिफिशियल मंडी में वो नहीं बैठ पाएंगे तरीके से। लेकिन कुल मिला के नुकसान तो कहीं ना कहीं बेचारे उपभोक्ता का होता है। आप सोचिए, जिसको 12 लाख का घर मिलना चाहिए उसको 25 का मिला, अब जिसको जरूरत है उसको 12 में भी नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं जो बात आप कह रहे हैं कि जनता भी उसके बीच में पिसती है। रियल एस्टेट में विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज होती है, बिल्डर्स की विश्वास, राजनीति की तरह विश्वास की कमी कहीं ना कहीं। कोई भी प्लाट खरीदने के पहले किसी बिल्डर्स का फेम, नाम, उससे तो खरीद लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डर्स के प्रति या रियल एस्टेट में विश्वास की कमी आई है कि ये प्लाट हमारा सही है कि नहीं, ये जो मकान ले रहे हैं इसमें कहीं लोचे तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कहना चाह रहे हैं इस पे जी? ये जो मंदी आपको दिखाई दे रही है रियल एस्टेट में, इसका एक बहुत बड़ा कारण हम बिल्डर भी है। ऐसा नहीं है, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए और टाइम पे उसको कंप्लीट नहीं किए, लोगों से आश्वासन दिए कि हम ये बना के देंगे और हमने उसको बना के नहीं दिए। तो लोग आज जो भी वायर है वो बोलने लग गया है कि हमको कंप्लीट मकान चाहिए, अगर कंप्लीट मकान आपके पास में है तो हम खरीदने को तैयार हैं। आज प्रोजेक्ट, पहले प्रोजेक्ट जो होते थे वो नक्शे में बिक जाते थे, आप उनको एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी बेच सकते थे, लेकिन आज हर जितना जो भी उपभोक्ता है वो चाह रहा है कि मेरे को कंप्लीट मकान मिले, क्योंकि उसका विश्वास टूटा है। विश्वास की कमी, विश्वसनीयता की कमी। मैंने वही बात बोली कि मेरा थोड़ा मैंने शार्ट में बोल दिया, राजनीतिक भाषा में बोल दिया उसको, आपने उसको डिटेल में बोल। लेकिन ऐसा भी क्यों? मतलब इसका मतलब तो ये है कि इंडस्ट्री को भी जहां पर
इस पूरे सेक्टर को जहां ध्यान देना चाहिए था वहां पे ध्यान नहीं दिया गया और पैसा बनाने की जो एक बात थी वो सबसे आगे आके खड़ी हो गई। नहीं, पैसा बनता नहीं किया एक्चुअली में। आप जैसे आप लोग बता रहे हैं कि चांदी काटी, कोई भी बिल्डर जो मार्जिन होता है वो एक रीजनेबल रहता है, उसने जो कंस्ट्रक्शन करा है उसके ऊपर उसका मार्जिन रहता है। अगर जमीन के रेट आर्टिफिशियली बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली मतलब प्राइस जो 12 लाख का मकान है वो 20 लाख का हो जाएगा, क्योंकि उसको जमीन इतनी कॉस्टली लेनी पड़ गई थी। इसीलिए जो आपको दिखाई दे रहा है, और वो जब ले ली तो अब उनकी उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, तो उसको मकान भी कम कीमत में बेचने पड़ रहे हैं, तो मंदी इसलिए आ गई। जब आप बेचने जाते हैं तो मकान सस्ता बिकता है और खरीदने जाते हैं मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट था उसके पैसे नहीं मिलते, और जब खरीदने जाते हैं तो उतना ही महंगा पड़ता है। तो फिर कौन पिसा? पिसने वाला कौन है? उपभोक्ता, जनता। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जो बना रहा है वो भी आज दिन में पिटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्डर बहुत खुश है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है जी। अब आपसे बस एक रिएक्शन हम आपसे लेना चाहते हैं। मुझे माना लगता है कि जो ये तथाकथित मंदी है इसके कुछ कारण है। बेसिकली जैसा कि बताया कि पहले काफी तेजी थी, इट वाज आर्टिफिशियल और व्हाट एवर द केस। उसके बाद में काफी लोग इस फील्ड में आ गए, उन्होंने आनंद फनन में विदाउट प्रॉपर अप्रूवल्स कुछ मकान बनाए, एंड यूजर को बहुत तकलीफ हुई। तो जो इन्वेस्टर, वही बात हम कर रहे थे कि क्योंकि आपने छोटे टर्म में कम इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट देखा, ज्यादा पैसा देखा, तो आप कूद पड़े उस चीज के ऊपर। अभी मुझे लगता है कि एक्चुअली ये जो सेक्टर है इसका रिवाइवल इट विल बी ग्रेजुअल। मुझे लगता है कि बिल्डर लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग या अच्छी तकनीकें यूज करके ग्रीन बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। दूसरा, जब तक कि हाउसिंग सेक्टर में अगेन मैं आता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिस समय तेजी का दौर चालू हुआ था उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 to 7.5% था फॉर हाउसिंग लोन। अभी वो रेट 11% के आसपास में। तो जो एक्चुअल बायर है उसे बहुत दिक्कत है। 11% में यानी आदमी ब्याज से पैसा लेके 11% देके खुद के मकान में रहना उसका सपना ही रहेगा। अगर उसे वाजिब दाम में वाजिब रेट में अगर फ्लैट मिलता है तो मुझे लगता है कि आज भी डिमांड है, जो रियल नीड है, जो आदमी अफोर्ड कर सकता है, वो फ्लैट की रेंज मान लीजिए 12 लाख 15 लाख है, उसमें उसको अगर रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर पैसा मिलता है तो मुझे लगता है कि अभी भी मंदी का कोई कारण नहीं है अगर ये चीजें की फुलफिलमेंट हो तो। चलिए, मुझे लगता है हमें जनता के बीच में से कुछ सवाल ले लेने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत देर से पूछना चाहते हैं, आप बड़े उत्सुक हैं। मुस्कान ग्रुप के कई प्रोजेक्ट है, वहाँ पे कोई भी सुविधाएं पूरी नहीं हो रही हैं। सब में राजनीतिक संरक्षण जबरदस्त है, जेडीयू उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं नगर निगम तक, लेकिन वो कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर रहे हैं। चलिए, आपके संज्ञान में बात भी आ गई, अब बताएं। हम कह रहे हैं कि आज अगर वो कहीं आवाज उठाते हैं तो कहीं जनता की आवाज तो नहीं दब रही है। मुस्कान ग्रुप के यहाँ कोई भी ग्रुप है उसको कोई संरक्षण अगर दे रहा है तो आज उसकी स्थिति क्या है? कोई उसको आगे कोई तो बढ़ा नहीं रहा है। आज आप जो उनके ऊपर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, कहीं कार्रवाई को रोका तो नहीं जा रहा है। कार्रवाई रोकने की बात हो तो पर्टिकुलर किसी नाम की बात नहीं करें, लेकिन हम राजनीतिक संरक्षण की अगर बात करें, अगर आपकी आवाज को दबाया जाए, जनता की आवाज को, तो राजनीतिक संरक्षण। चलिए, जनता की आवाज ही हम दोबारा सुनेंगे। माइक कृपया इन तक पहुंचा दिया जाए। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैं वापस आपके पहले सवाल में जा रहा हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन में डिफेंस में ओपन हुआ है प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस जैसी कंपनीज मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो वाई नॉट चीफ मिनिस्टर हमारे जो मध्य प्रदेश के हैं उन्होंने जबलपुर में रिलायंस इंडस्ट्रीज को लाया, क्योंकि जबलपुर ऑलरेडी डिफेंस के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी यहाँ पर स्किल है डिफेंस के लिए, ऑलरेडी 5 कंपनीज आर वर्किंग फॉर डिफेंस। वाई रिलायंस हैज गॉन टू इंदौर एंड पीतमपुर, इट शुड हैव कम टू जबलपुर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। दूसरी बात, जब तक यहाँ पर 10-20 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट, तो लघु उद्योग भी कुछ नहीं कर पाएगा और सूक्ष्म उद्योग भी कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी आपसे विनती है कि एक बार में कृपया एक ही सवाल करें ताकि और लोगों को मौका मिल सके। आपके सवाल का जवाब हम ले लेते हैं। उन्हीं संभावनाओं को देखते हुए ही तो सब चिंतित हैं और आज अपन संवाद की बात करते हैं। आज जबलपुर में ये सब जो बातें हो रही हैं, ये पिछले सरकारों में भी हो सकता था, लेकिन अब वर्तमान में आज जबलपुर की तरफ जो इतना संभावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है, ये वर्तमान में किया जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो जबलपुर में संभावनाएं दिख रही हैं, कनेक्टिविटी की बात की मैंने, लोगों की रुचि बढ़ रही है,
हमने आपको बताया कि रिछाई और आधारताल फुल हो गया है, मनेरी की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है, लोगों की संभावनाएं दिख रही है, तभी कहीं ना कहीं सरकार की रुचि है, लोगों की रुचि है, तभी तो ये संभावनाएं दिख रही हैं ना। चलिए, वैसे मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने बहुत व्यस्त शेड्यूल से अपना समय निकाला है, आपको भी जाना है, हमारा भी समय खत्म हो रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि जनता के साथ हमारा ये संवाद चलता रहेगा। इसी चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं जबलपुर की। जबलपुर से ही ये चर्चा हो रही है, जबलपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है और हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट, जिसमें कि जबलपुर ने 7वां स्थान हासिल किया 20 टॉप शहरों की लिस्ट में, वो अगर उस प्रोजेक्ट के सपने को साकार करना है तो वो सपना कैसे साकार होगा और उस सपने को साकार करने की राह में कौन कौन सी मुश्किलें आ रही हैं। एक पैनल हमारे साथ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों का पैनल यहाँ पर हम लोगों ने जुटाया है। आपका परिचय हम एक एक करके करा देते हैं। मोहम्मद आबिद खान साहब हैं जो कि रीजनल मैनेजर हैं एमपी टूरिज्म के। संजय सेठ जी हैं जो कि अनंतारा ग्रुप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विश्वनाथ दुबे जी हैं जो कि एक्स मेयर हैं जबलपुर के, और साथ ही साथ वेद प्रकाश जी जिनके पास बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, कमिश्नर है नगर निगम जबलपुर के, और अंकिता बोरे जी हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से ताल्लुक रखती हैं। और ये तमाम वो सारे डिपार्टमेंट हैं, चाहे आप एजुकेशन की बात कर लें, आप नगर निगम की बात कर लें, शिक्षा से लेकर कनेक्टिविटी से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक, जो सारी चीजें मिलकर किसी भी एक शहर को बनाती हैं एक स्मार्ट शहर। लेकिन उस चर्चा से पहले जो एक सवाल मैं वेद प्रकाश जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी जादू की छड़ी थी जो आपने घुमाई कि 7वें नंबर पर जबलपुर आ गया 20 टॉप शहरों में, और भोपाल इंदौर का पता ही नहीं चला कि कहाँ गए, कैसे आगे निकल गए। जादू जैसी कोई बात नहीं थी। लोगों के एस्पिरेशंस को समझना, लोगों से बात करना, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट स्टेटा से बात करना और उनके एस्पिरेशंस को यहाँ के स्वॉट एनालिसिस के हिसाब से, वीकनेसेस स्ट्रेंथ के हिसाब से एनालाइज करके कि कैसे हम उसको हासिल कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं, बस ये कहानी लिखने का प्रयास था। जी, कहानी लिखी गई, कहानी बड़ी खूबसूरत भी लिखी गई और लोगों को पसंद भी आ गई। लेकिन जब आप इस कहानी को, यानी कि जो स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट है, उसकी बारीकियों में जाएं, उसको पढ़ें और समझें, तो एक बात जो समझ आती है वो ये कि इस कहानी की हकीकत के तब्दील होने तक की जो दूरी है वो बड़ी ज्यादा है। कैसे होगा ये सब कुछ, और क्या सिर्फ इस प्रोजेक्ट के नाम पर ही शहर का वो विकास हो पाएगा? क्योंकि आप एक एक चीज से अगर मैं आपको बात करना शुरू करूं, शहर के अंदर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लें, आप कनेक्टिविटी ले लें, फ्लाईओवर से लेकर सड़कों तक की हालत ले लें, हॉस्पिटल्स की हालत ले लें, शिक्षा की हालत ले लें, सब कुछ अभी बहुत दूर है। वो सपना अभी भी बहुत दूर का सपना लग रहा है। और सपना देखा गया है, बड़े शिद्दत से देखा गया है, और उस कहानी में पूरा ब्लूप्रिंट भी है कि हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दैट। ये बात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज की नहीं है जो सेवाएं मुहैया करा रहा है कॉरपोरेशन या शहर के जो एक्सपेक्टेशन है, बल्कि इस कहानी में लाइवलीहुड की बहुत सारी बातें हैं कि यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कैसे शहर का हो सकता है, ताकि यूथ जो बाहर जा रहे हैं उनको कैसे यहाँ होल्ड किया जाए, उनके मेरिट को, उनके कैपेबिलिटीज को कैसे ये शहर हार्नेस करे, और इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हम शहर को कैसे दें ताकि सैकड़ों सालों तक अपने बूते पे ये शहर कैसे सस्टेन करे। इसमें सारी चीजें हैं। स्मार्ट सिटी अपने आप में सिर्फ एस्पिरेशन जनरेट करने की बात नहीं है, ये कैटेलिटिक रोल इसने किया है, लोगों में स्टेक होल्डिंग और वी फीलिंग लाया है। जब कंपटीशन की बात होती है तो मेरा जबलपुर पॉजिटिवनेस यहाँ से क्रिएट हुआ है, और उसके कारण जो एस्पिरेशन बढ़ा है, और एस्पिरेशन रखना डेमोक्रेसी में हर किसी का अधिकार है, और संस्थाओं की जिम्मेदारी उसको फुलफिल करें। फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो मोबिलाइजेशन चाहिए, वी आर बाउंड टू डू दैट। इसमें कन्वर्जेंस से बहुत सारा फंड आना है। अमृत और नेशनल लाइवलीहुड मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के करीब 1000 करोड़ की राशि इससे आना है। 1000 करोड़ तो खुद स्मार्ट सिटी में फंडिंग है। इसके अलावा लोन, बॉन्ड फ्लोट करना और बहुत सारे सोर्सेज से 3500 करोड़ तक की ये योजना है, जिसको
5-6 सालों में फुलफिल किया जा सकता है। जी, जो कुछ आंकड़े मेरे पास हैं कि 1000 करोड़ का फंड है जो कि आप बता रहे हैं, केंद्र सरकार हर साल 100 करोड़ देगी, उसके बाद बाकी का जो अंशदान है वो राज्य सरकार देगा, वो नगर निगम देगी, और पहले साल में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसके अलावा 1000 करोड़ एडिशनल हमारे पास कन्वर्जेंस का है, 2000 हो गए। यानी कि फंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन दिक्कतें भी उतनी ही सारी हैं, क्योंकि एक जो पहली चिंता यहाँ शहर के लोगों में, क्योंकि हमने जितने लोगों से बात की, सबको लगता है कि जो भी, चाहे वो राइट टाउन है या नेपियर टाउन है या फिर गोल बाजार जैसा इलाका है, जो कि अपने आप में बड़े पॉश और बेहतरीन इलाके हैं शहर के, उनको ही मतलब जो मलाई वाला हिस्सा है उसी में चीनी डाल दी जाएगी बजाय दूध को मथ के और मलाई निकालने की। तो इस चिंता के बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। जी, ये थोड़ी टेक्निकलिटीज है इसमें। जी, स्मार्ट सिटी प्लान का 2 हिस्सा है, एक पैन सिटी इनिशिएटिव्स, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट, आईटी इनिशिएटिव्स, वाईफाई, इस तरह के एक आध दर्जन एक्टिविटीज पूरे शहर के लिए होना है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ फोकस्ड काम जरूर वो सेंट्रल कोर एरिया में होगा, उसके पीछे भी कुछ प्लान है। हब टू स्पोक मॉडल पे हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, एक जगह फोकस करके एक जगह लगा के वहां कैसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करें ताकि पूरे शहर के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, इस मॉडल पे है। और वो शहर जो होगा नॉट ओनली फॉर लिविंग, वहां जो लोग रह रहे हैं सिर्फ उनके रहने के लिए नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए है, और उसका इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस में पूरा शहर होगा, जिसमें स्मार्ट सिटी विल बी देयर। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मेयर रह चुके हैं, शहर को बड़े करीब से जानते हैं, और ये जो तमाम योजनाएं हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब आप एक एक करके इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि पहली जो बाधा आती है, जो मैंने आपसे बात कही, वो शहर के लोगों से शुरू हो जाती है। एक भय पहले से ही शहर के लोगों के दिल में आ गया कि पॉश इलाकों को और पॉश बनाने की कवायद है, मेरे लिए कुछ नहीं है। ये सब कैसे दूर होगा और कैसे लोगों को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये पूरे शहर के लिए है? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे अनुमति दें तो मैं अपने कुछ एक छोटे छोटे सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस कर सकूं। जी, वेद प्रकाश जी ने जो अभी कहा उसमें कुछ ऐसे लिविंग और डायनेमिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि अपने को बड़ा पुण्य मानना चाहिए कि इस तरह की चीज प्लेटफॉर्म से एक्सप्रेस हुई। जैसे कि हम केवल स्मार्ट सिटी नहीं बनाने वाले, जबलपुर पूरे शहर, उसके साथ हमको सफाई की व्यवस्था देनी पड़ेगी, जलप्लावन से मुक्ति देनी पड़ेगी, हमको कनेक्टिविटी लानी पड़ेगी, हमको रोड लाने पड़ेंगे, हमको वाईफाई लाना पड़ेगा, और ओवरऑल शहर का जब ये विकास होगा तो उसके बाद उसमें तिलक चंदन की तरह हम स्मार्ट सिटी कुछ एरिया में इम्प्लीमेंट करेंगे। ये कमिटमेंट कि ओवरऑल होगा, यानी हम थेगड़ा नहीं लगा रहे, सिल्क का थेगड़ा नहीं लगा रहे, हम पूरे पोशाक को सुधार के हम उसको फिर और उसको मुकुट पहना रहे हैं। ये कितनी गजब की चीज है। लेकिन ये गजब की चीज होने कैसे वाली है? शुरुआत कहाँ से होने वाली है? क्या क्या अभी तक हो चुका है? जो बोल रहे हैं वो करेंगे, मगर कब? वही पे बात, पहले भी मैं ये, इससे पहली चर्चा में भी हम ये कर लेंगे या ये योजना तैयार हो गई है। देखिए, योजना सुनने में बहुत अच्छी लगती है, इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही आपको एक डेडलाइन तय हो जाती है ना, अगर आपको पता है कि 4 दिन बाद इस सड़क पे 4 लाइट्स लग जानी है, तभी आपके एक आम नागरिक के मन में कॉन्फिडेंस आएगा, जो अभी नहीं है, जो वो लैक कर रहा है। जी, यहाँ के पॉलिटिशियंस को एकजुट होकर कहना चाहिए कि 5 साल ये काम होना है, इसलिए 5 साल ये काम करने की जिम्मेदारी इस आदमी की है और यही करेगा। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमने जो किया वो लास्टिंग किया, राइट? आज 6 महीने बाद वेद प्रकाश जी चले गए, कोई आएगा साल भर बाद चला गया, किसको जिम्मेदारी देंगे हम, है ना? मैं एक छोटी सी चीज जरूर कहना चाहता हूँ और वेद प्रकाश जी से भी कहना चाहता हूँ। वेद प्रकाश जी, हम कोई भी व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी मिले इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की, उससे चाहेंगे कि वो शाहजहां सरी की कल्पना करे कि मैं ताजमहल बना रहा हूँ, वो मकबरा जरूर है, लेकिन मैं एक लिविंग मॉन्यूमेंट बनाऊंगा जहां पे जिंदा लोग आए और जिंदा जिंदगी जिए, लेकिन मैं उसको 500 साल चलने के लिए बनाऊंगा। जी, ताजमहल जमुना के किनारे जहां फ्लड्स भी आते हैं, दलदल भी होता है, वहां पे 500 साल से खड़ा है विदाउट रिपेयर्स। मतलब एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लान और यहाँ की आप कर रहे हैं। 6 महीने में सड़क खराब हुई थी। जी, ये केवल जबलपुर की नहीं है, जबलपुर से मंडला की, है ना? और कोई को जिम्मेदारी हम नहीं दे सकते
एमएलए को जिम्मेदारी वो तो कह देंगे तो सब छूट के निकल जाएंगे। चीफ मिनिस्टर जिम्मेदारी लेते नहीं, चीफ इंजीनियर लेते नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ये कैसा देश है कि हर गड्ढा कहता है कि छोटे से लेके बड़ा आदमी जिम्मेदार है इसके करप्शन के लिए, और करप्शन की वजह से हुआ। लेकिन आज तक हम किसी एक आदमी को, किसी एक सुपरवाइजर को, किसी एक फोरमैन को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सके। कैसे होगा अच्छा काम? मैं तो कहता हूं कि वेद प्रकाश जी को 5 साल के लिए जिम्मेदारी दो कि जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाए। कसम खा लो, ये हमारा देश है, किसी दूसरे का देश नहीं। चलिए, वेद प्रकाश जी को अभी तक का जो समय मिला है उसमें क्या क्या काम हुए, उसका एक अकाउंट छोटा सा ले लेते हैं। जबलपुर ऑलरेडी कदम बढ़ा चुका है और वो कदम दिख भी रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल सबों के सामने इनके वेरीफाई करने के लिए मैं सेट करना चाहता हूं। वेस्ट टू एनर्जी पीपीपी मॉडल पे स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट 200 करोड़ का इंप्लीमेंट होके बिजली बन रही है। दिस इज ऑफ इट्स ओन काइंड ओनली इन जबलपुर। शहर को खुले शौच से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन शुरू करने के बाद 24,000 इंडिविजुअल टॉयलेट्स कंप्लीट हो गए हैं और ओडी फ्री शहर की तरफ जबलपुर इज लीडिंग और मार्गदर्शन कर रहा है देश का। इसको रिकॉग्नाइज भारत सरकार ने किया है और 16 नवंबर को पूरे देश के सारे कमिश्नर्स आ रहे हैं ये देखने के लिए हाउ कुड दे डू दैट। पिछले 1.5 सालों में फ्रूगल वे ऑफ वर्किंग, बहुत थोड़े से संसाधन से ट्रैफिक को करीब 15 से 20% इंप्रूवमेंट करने के लिए लेफ्ट टर्न के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे काम हुआ है। क्या आप इसके चश्मदीद गवाह हैं? Few examples we have started delivering before smart cities concept came into being because people have supported only because of these things कि जब हम लोग प्लान कर रहे थे, आपसे प्रपोजल्स ले रहे थे, आपसे सजेशंस ले रहे थे, कहीं कोई स्मार्ट सिटी का निगेटिविटी नहीं थी और यही कारण था कि इनके सपोर्ट से माई गव पे जो पॉजिटिव चीजें आई, ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन था कि जबलपुर का वहां सिलेक्शन हुआ। और इनकी पॉजिटिविटी का और एक चीज शहर की पॉजिटिविटी मैं बताना चाहूंगा, इट इज एक्सेप्शनल इन इंडिया। उसका 10% भी कोई शहर करके बताया हो। पिछले कुछ सालों में सड़कों से आप लोगों ने बर्दाश्त किया 650 रिलीजियस प्लेसेस हटाए गए हैं। क्या 10% भारत के किसी शहर ने हटाया है? ये टॉलरेंस, ये बियरेंस, ये पॉजिटिविटी जिस शहर में उसे कोई कैसे रोक सकता है? चलिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने बताई और बहुत सारी चीजें और हैं जिन पर अभी चर्चा होनी बाकी है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चर्चा हम ये कर रहे हैं कि कैसे बनेगा जबलपुर एक स्मार्ट सिटी। प्रोजेक्ट भी है, पैसा भी है और योजना भी है, लेकिन असली दिक्कत है उस योजना को क्रियान्वित करने की, उस योजना को इम्प्लीमेंट करने की, लागू करने की। उसी बारे में हम लगातार चर्चा कर भी रहे हैं। मेरे साथ 2 बहुत और महत्वपूर्ण लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जो कि टूरिज्म से संबंध रखते हैं, जो इंडस्ट्री से भी संबंधित हैं और अपनी राय वो यहाँ पर रखेंगे। लेकिन हम वेद प्रकाश जी के पास एक बार दोबारा जाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास समय की थोड़ी कमी है वेद प्रकाश जी। लेकिन एजुकेशन से लेकर सिक्योरिटी तक तमाम चीजें हैं जो लगता है कि शायद ये थोड़ा आगे लेटर स्टेज में आनी चाहिए, लेकिन जब तक वो एक साथ इंटीग्रेट नहीं होंगी तब तक वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पाएगा। इंटीग्रेशन नो डाउट ये बड़ा चैलेंज है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के क्षेत्र में भी है, लोगों के इंटरैक्शन के इंटरफेस पे भी है। इन सब चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। इसी मंथ हम लोग इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ टेंडर्स फ्लोट करने वाले हैं दिस वेरी मंथ। 2-3 डीपीआर हमारे रेडी हैं, कुछ फंडिंग हमारे जायका से भी मिलने वाला है और भी दूसरे सोर्सेज हम लोग एवेन्यूज तलाश कर रहे हैं। और कमांड कंट्रोल सेंटर आते ही इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की सारी चीजें इंटीग्रेट हो जाएगी। अगर सपोज कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को भी पता रहेगा, ट्रैफिक को भी पता होगा, हॉस्पिटल को भी मैसेज आएगा, एम्बुलेंस को भी मैसेज आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, सिक्योरिटी कंसर्न की बात है तो स्मार्ट सिटी का प्रपोजल लिखते वक्त सिक्योरिटी के उस पैरामीटर की बात की गई है। सिर्फ मोबाइल को चेक करने वाला और
वो सिक्योरिटी बटन और विजिलेंस कैमरा तक सीमित न होके सब यहाँ तक की कल्पना की गई है कि कोई एक साउंड हेल्प बोलता है या सिर्फ ताली बजाता है या चुटकी बजाता है, इस साउंड को भी कैप्चर करके चैनलाइज करके नियरेस्ट कॉप को मैसेज हो सकता है, ताकि 2 मिनट में चूंकि ट्रैफिक हैसल्स नहीं होंगे, कोई कॉप पहुंचे उनके हेल्प को। लेकिन ये सारी बातें जनता समझ पाए, लोगों को ये बातें समझ आए, सिटीजन स्मार्ट बन सके, उसके लिए अंकिता जी एजुकेशन स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है और सही तरीके से शिक्षा का पहुंचना जरूरी है। तो उस क्षेत्र में क्या क्या अभी तक कदम उठाए जा चुके हैं और स्मार्ट एजुकेशन लाने की दिशा में क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले जो हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आज जो हमारी यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके आगे भी सबसे पहले आज भी हम लोगों ने सबसे ज्यादा डिस्कस किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। एक तरीके से स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है वो यंगस्टर्स में ये जा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। और यानी अगर हम एक शिक्षक के रूप में देखें तो स्मार्ट सिटी का एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है कि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और हमें सिटी को एक सीमेंट के कैसल के रूप में नहीं डेवलप करना है। द इम्पॉर्टेंट फोकस जो कि हमें स्मार्ट सिटी में होता है, दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनोवेशन, एनवायरमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होकर फिर डेवलपमेंट हो तो सस्टेनेबल होता है। संजय जी, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि वाकई प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक की दूरी बड़ी मुश्किल दिखती है और लंबी भी दिख रही है। देखिए, गवर्नमेंट ने पैसा तो काफी अलोकेट कर दिया है। आप कोई भी परियोजना देखें, कोई भी देखें, कोई सड़क देखें, तो 47 से लेके आज तक जितना पैसा उस पर खर्च हुआ है, अगर उसको जोड़े तो उसमें शायद चांदी की सड़क बन जानी चाहिए थी। तो बेसिकली पैसा तो बहुत आ रहा है, बट हाउ यू आर गोइंग टू डू इट परफेक्टली? इट्स टोटल पीपल्स मनी विल अल्टीमेटली रीच हियर, बट अल्टीमेटली उसका मिसयूज होकर फिर एक खत्म हो जाएगा, व्हाट हैज बीन इन द पास्ट। अब आगे भविष्य में देखिए कि क्या होता है। तो एक तो गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुड बी जीरो। जो ऑफिसर इन चार्ज हु जॉइंस, ही शुड इम्प्लीमेंट। जब पूरा कंप्लीट हो जाए देन ओनली ही शुड लीव इट आउट देयर। जैसे हमारे मिस्टर वेद प्रकाश जी ने जबलपुर में अभी जो डेवलपमेंट किया है, लेफ्ट टर्न से लेके ना जो ट्रैफिक से लेके, दैट इज फैंटास्टिक। आपको 7th नंबर पे ले आए जबलपुर को ऑल इंडिया, वी वर नोवेयर। हम कहीं नहीं थे जबलपुर में, आइडेंटिटी नहीं हमारे पास है। तो आज हमें गवर्नमेंट से अलोकेशन तो बहुत अच्छा आया। वेयरएस अब ये जो काम करने वाले लोग हैं, दे शुड बी ग्लोबल टेंडर्स और बड़ी एजेंसीज को आप दीजिए। बट वी हैव अ पास्ट रिकॉर्ड बड़ा पुअर रहा है लार्सन एंड ट्यूब्रो का। दे हैव बीन अ टोटल फेलियर, वन ऑफ द टॉप 10 और 20 में आती है। तो अल्टीमेटली व्हाट इट शुड बी देयर, द ऑफिसर इन चार्ज हु टेक्स ओवर द थिंग, ही शुड बी गिवन अ फ्री हैंड, द परफेक्ट मैन। कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए एंड ही शुड इम्प्लीमेंट इट पूरा टिल द एंड। तो ये अनलेस अंटिल ये नहीं होगा तो ऑल स्कीम्स विल पास ऑन, और एट द एंड ऑफ द डे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड पब्लिक विल बी वेयर वी स्टैंड, वी विल कंटिन्यू टू स्टैंड। टूरिज्म को भी बड़ी तवज्जो दी गई है स्मार्ट सिटी के, टूरिज्म को, पर्यटन को बड़ी तवज्जो दी गई है स्मार्ट सिटी के पूरे प्रोजेक्ट में, और इको टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की गई है। तो उसके लिए, क्योंकि हमने देखा कि बाकी जगहों के मुकाबले अभी भी जबलपुर उतना एक्सप्लोर्ड नहीं है, क्या क्या आप लोग कदम अब उठा रहे हैं? देखिए, केंद्र शासन और मध्य प्रदेश शासन जो है पर्यटन को तेजी से बढ़ावा दे रही है, और बढ़ावा देने का जो उद्देश्य है लोगों को रोजगार और विदेशी मुद्रा है। और स्मार्ट सिटी में जो अभी बात हुई थी कि सिटीजन्स को या नागरिकों को स्मार्ट बनाया जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने हुनर से रोजगार योजना की ट्रेनिंग दी थी। उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। उसमें ऑटो चालक भी होता है, पुलिस वाले भी होते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा सहयोग है स्मार्ट सिटी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चर्चा यहाँ हो रही है जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की। योजना हमने पूरी सुन ली, लेकिन अब बात क्योंकि उसको लागू करने की है, इम्प्लीमेंटेशन की है, तो उस पर चर्चा करेंगे। अंकिता जी, हम आपसे एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे थे। सिर्फ पढ़ाई लिखाई अपने आप में एक मुकम्मल जगह तक आपको पहुंचा नहीं पाती। उस पढ़ाई का इस्तेमाल करके आप आगे क्या बन पाते हैं, किस तरह से रोजगार पा पाते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो फिर जो स्किल डेवलपमेंट वाली बात है या फिर वोकेशनल एजुकेशन जो ट्रेनिंग है, उस पर ध्यान कितना पड़ा है? अभी जो मैं पहले जो बात कर रही थी उसमें ऑब्वियसली स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए वी नीड स्मार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड ये हमारी स्ट्रेंथ है, जबलपुर की स्ट्रेंथ है। वी हैव इनफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिच फॉरेस्ट एरिया है, रेन वाटर सैंड, सब में वी हैव एक्सीलेंस। सो अभी और अगर शिक्षा विभाग में भी आप देखें तो वी आर हैविंग वेटनरी यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर एशिया सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वी आर हैविंग, एंड नेशनल लेवल रिसर्च सेंटर्स वी आर हैविंग, एंड फॉरेस्ट में वी आर हैविंग नेशनल लेवल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट्स, स्टेट लेवल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट्स। तो हियर वी आर ट्राइंग कि जो अभी तक जो एजुकेशनल हब बना हुआ है जबलपुर के आसपास के जितने शहर हैं उससे स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि जबलपुर से जो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो जबलपुर से बाहर चले जाते हैं। तो वी आर ट्राइंग कि वो जो उनका स्किल है जो वो बाहर यूटिलाइज कर रहे हैं, दूसरे शहरों में यूटिलाइज कर रहे हैं, वो जबलपुर में आके यूटिलाइज करें। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी स्किल ओरिएंटेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, काफ़ी चीज़ें शिक्षा विभाग ने शुरू की हैं, एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जो स्टूडेंट यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि एज सच इट इज़ एजुकेशनल हब, तो वो स्टूडेंट्स बाहर जाके चीज़ें ना करें। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं, तो उसमें भी हम लोग बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, वी आर हैविंग रिच फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, तो टिम्बर्स, हर्बल इंडस्ट्री की बहुत स्कोप्स हैं यहाँ, मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत स्कोप्स हैं। तो स्टूडेंट्स जो स्किल हैं उनको आगे आना चाहिए, और इस चीज़ के लिए आई थिंक कि सभी लोग सपोर्ट करेंगे, एंड वी आर टेकिंग दिस अहेड कि स्टूडेंट साहब की तबीयत जरा नासाज है, आपका गला खराब है, मुझे बहुत खराब लग रहा है आपको तकलीफ देने में, लेकिन जब हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए जब तक आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं होगी, जो बात अंकिता कह रही हैं, जब तक बच्चों को ट्रेनिंग ही नहीं होगी कि होटल इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, गाइड के तौर पे वो कैसे काम कर सकते हैं, तब तक शायद वो धंधा तलाशने आएंगे ही नहीं। उस दिशा में क्या कदम बढ़ाए गए हैं? तो हम लोग मैडम ट्रेनिंग देते हैं, और हमारा फूड क्रॉप्स इंस्टीट्यूट भी खोला हुआ है, जबलपुर में भी खोला है हम लोगों ने, और जगह जगह खोल रहे, रीवा में है, इंदौर में है, पूरे एमपी में हम उसको खोल रहे हैं। और हर साल हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है, फूड एंड बेवरेज पे होती है, प्रोडक्शन पे होती है, और पुलिस चौकी भी हमारी बनाई हुई गई है, पचपड़ी में है, टूरिस्ट प्लेसेस पे, यहाँ पर भी योजना में है, ताकि लोग ट्रेंड हो, समझें, बात करने का तरीका उनको आ जाएगा नीचे से ऊपर तक लोगों को, ताकि वो स्मार्ट सिटी पे टोटली सहयोग होगा। और वेद प्रकाश जी से हमारा ऑलरेडी चर्चा होती रहती है, उस संबंध में हम लोग डोना में भी कुछ करने वाले हैं। चर्चा से क्या निकला वेद प्रकाश जी? आबिद साहब से आप बहुत चर्चा करते हैं। सिर्फ अभी चर्चा की बात नहीं है, जहां तक स्ट्रेंथ की बात थी, तो स्मार्ट सिटी प्रपोजल में 2 मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मेंशन किया गया है, एक गारमेंट और दूसरा टूरिज्म। जी हाँ, क्योंकि सस्टेनेबल टूरिज्म अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हम कई इलाके देख चुके हैं जहां टूरिज्म की वजह से इकोनॉमी को जितना फायदा हुआ उससे 100 गुना ज्यादा नुकसान उसके एनवायरमेंट को हो गया। तो ये नौबत ना आ जाए। जबलपुर के प्रपोजल ने जो सपना देखा है टूरिज्म का, वो है जबलपुर कैन बी गेटवे फॉर इको, एथनिक एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट, जबलपुर कैन बी सिटी ऑफ फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स। फेस्टिवल्स इवेंट्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। कुछ फेस्टिवल्स जो हो रहे हैं उसको लेके अभी बड़ी बात लगेगी कि ऑफ कोर्स उसको हम शोकेस कर सकते हैं, उतने फेस्टिवल की बात नहीं। हमारे पास हॉस्पिटलिटी के सेक्टर में स्किल इंडिया एनयूएलएम को जोड़ के ऑलरेडी ट्रेनिंग शुरू किया जा चुका है उस सेक्टर में, और मोर देन 200 बच्चों की ट्रेनिंग उसमें शुरू हो चुकी है। इसके बाद हम उस फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं, प्लान्ड फेस्टिवल। ऑफ कोर्स हमारे पास एफिशिएंट कन्वेंशन सेंटर हॉल, जो कि हमारे स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे पूरे साल में हमारे पास कैलेंडर हो सकता है 50 to 100 फेस्टिवल्स हो, फ्रॉम योगा फेस्टिवल टू कॉकटेल फेस्टिवल्स। 2-3 दिन के फेस्टिवल हो, पूरे विश्व से लोग आए। इट इज अ सिटी ऑफ रियली फेस्टिवल्स।
आके आप एंजॉय करें और साथ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कुछ भी इवेंट करना चाहें, वर्कशॉप, सेमिनार, कुछ भी पूरे विश्व के लोग करना चाहें। जी, मैं संजय जी से यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहती हूँ कि ये वाकई मतलब आप फेस्टिवल हब के तौर पर भी इसे आप डेवलप कर तो लें, लेकिन आज का जो ट्रैवलर है वो इतना वेल ट्रैवल्ड है, उसने इतनी दुनिया देखी है कि कहीं भी उसको थोड़ी बहुत सुविधा में कमी, क्लेनलीनेस जैसी चीजों में, सेफ्टी जैसी चीजों में कमी नजर आती है तो वो एकदम मुंह मोड़ लेता है। तो ये एक गैप फिल करना भी तो बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जबलपुर की अब कनेक्टिविटी बहुत जल्दी बढ़ती जा रही है। एयरपोर्ट आपका एक्सटेंड हो गया है, जो कि डिफेंस के कारण पिछले 30-40 साल से रुका हुआ था, तो कोई फ्लाइट्स ही नहीं यहाँ पा रही थी, तो आपका एयर कनेक्टिविटी इज इंक्रीज। रेलवे आपका है, ये आपका गोंदिया का जो वो दैट लाइन इज देयर ऑलरेडी बीइंग लेड, तो एक कनेक्टिविटी वो भी हो रही है। ऑल अराउंड दिस जबलपुर आज की तारीख में टोटल प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चल रहे हैं 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चल रहा है जबलपुर। दैट्स वेरी हेड्स ऑफ क्रेडिटेबल टू द गवर्नमेंट कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट जबलपुर को पहली बार मिल रहा है, जो पहले कहाँ अपना गोंदिया लेन के लिए साल के 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिलते थे, अब 300 400 करोड़ रुपए उनको मिल रहा साल में खर्च करने के लिए, जो कि वो खर्च नहीं कर पा रहे। तो वंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कनेक्टिविटी विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। जैसा आप बता रहे स्पिरिचुअल है, जबलपुर से रजनी ओशो निकले हैं, महर्षि योगी निकले हैं, और भी काफी संत पुरुष यहाँ से आए हैं, तो उनकी फॉलोइंग्स बहुत है। मैं एक बहुत अच्छा सजेशन है, एक आपका भंवर ताल में उनका ओशो का एक देयर इज अ ट्री आउट देयर, जिसको अगर वो डेवलप कर लें तो वर्ल्ड ओवर ओशो फॉलोअर्स विल बी विजिटिंग जबलपुर आउट देयर। उसमें आपका टूरिज्म से लेके एवरीथिंग ऑल अराउंड कैन बी उससे प्रोग्रेस करेगा। तो आई थिंक स्पिरिचुअल से तो दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और फेस्टिवल तो जबलपुर में इज आई थिंक नंबर 1 इन द कंट्री फेस्टिवल के मामले में, तो इन कनेक्टिविटी तो वी शुड पॉजिटिव ऑन इट। जुबे जी, एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे प्लान्स भी हैं, फिर उसके बावजूद ऐसा क्या कम्युनिकेशन गैप आ रहा है जनता और सरकार के बीच कि लोग अभी भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हैं और 100% अपना सपोर्ट उसको दे नहीं पा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। अभी बड़े ऊंचे स्तर पे एक लड़ाई चल रही है जबलपुर में कि स्मार्ट सिटी में होने क्या वाला है ना। लोग बाग इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, राइट? देयर इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी शेयर्ड एंड डिस्कशंस नीड्स टू बी प्रमोटेड। किसी का गुण दोष की बात नहीं है, सवाल यह है कि पीपल आर थर्स्टी फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, क्योंकि जबलपुर ने सारी आशाएं केंद्रित करके रखी हैं इसके ऊपर। तो कम्युनिकेशन गैप को दूर करना पड़ेगा जी, और उस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए जी चलिए मैं एक छोटी सी 2 बातें कह दूं, एक एजुकेशन के बारे में, एक टूरिज्म के बारे में। कि टूरिज्म डेवलप करने के लिए पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी पार्टनरशिप बहुत जरूरी है, उसका मॉडल सेट करना ही पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अकेली गवर्नमेंट नहीं कर सकती और बिना सपोर्ट के प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। और बिना हॉस्पिटलिटी सेक्टर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स के टूरिज्म वगैरह केवल कहने की बात रह जाएगी। और दूसरी एजुकेशन के मामले में कहता हूं कि मैडम बाकी सब हो जाए, पर एक चीज की कम से कम आज तो आप गारंटी दे दो, हम लोगों को जबलपुर को गारंटी दे दो, हायर एजुकेशन से संबंधित है आप। किसी जमाने मॉडल स्कूल था, वो पूरे मध्य प्रदेश को इंस्पायर करता था कि शिक्षा का कल्चर ऐसा होना चाहिए, शिक्षा का स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। ऑल द टीचर्स, ऑल द स्टूडेंट्स, वी वर इंस्पायर्ड बाय मॉडल स्कूल। हमारे पास समय कम है, हम जल्दी से एक रिएक्शन आप दोनों से ले लेते हैं। अंकिता जी, स्मार्ट सिटी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इम्प्लीमेंटेशन में कमी आ रही है, आई थिंक एक सिविक सेंस की कमी है जबलपुर के लोगों में, और एक अवेयरनेस। तो हर चीज कभी भी जो कोई नई चीज आती है तो उसमें समय लगता है, तो आई थिंक वेरी सून जबलपुर के जो लोग हैं उनमें वो सिविक सेंस डेवलप हो जाएगा, एंड एक अपनापन, एक रिस्पॉन्सिबल नेचर धीरे धीरे आ जाएगा, एंड वी ऑल आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट। वेद प्रकाश जी, अभी सबसे नया इनपुट जो आजादी के बाद स्मार्ट सिटी के नाम पे आया है, पहली बार सरकार ने आजादी दी कि शहर अपने डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट खुद बनाए, और शहरों ने बनाया। इट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम कि इनके एस्पिरेशन, इनके स्ट्रेंथ, इनके वीकनेसेस अब रिफ्लेक्ट होंगे, और इस वजह से अब काम होगा जो पहले नहीं हो पाया। तो इसी उम्मीद के साथ कि काम करने की शुरुआत हो चुकी है और ये काम होगा और आगे भी बढ़ेगा, और जबलपुर वाकई एक बेहतरीन स्मार्ट सिटी बनकर उभरेगा। हम इस शो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस शो में साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए ये खास।